अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। किस वक्त क्या होने जा रहा है, कौन रूठ रहा है और किसको कैसे मनाया जाए, सियासी सूरत हाल पर निगाह वही गहरी रखता है जिसको स्कूबा डाइविंग का शौक हो। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, सियासी राजों के अमीर हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और PML ज़िया के सरबराह हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, स्कूबा डाइविंग का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर से बैठकर सियासी बसात को खूब देखते हैं आप, दुरुस्त कह रही हूँ? देखते भी हैं और देखा भी बहुत कुछ है। तो राज भी बहुत से हैं, लाजमी बात है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की तारीख को 1977 से लेकर अब तक करीब से देख रहे हों तो बहुत सी ऊंच नीच देखी है। तो सियासी स्कूबा डाइविंग का यानी आपने एडवेंचर कर रखा है? बस जी समझ लें आप, स्कूबा डाइविंग कह लें या ग्लाइडिंग कह लें, दोनों में से एक हो सकता है। आप आर्मी ऑफिसर के घर में पैदा हुए, घर का माहौल यकीनन डिसिप्लिन्ड होगा, तो ज़रा अपने वो बचपन की गलियों की सैर तो करवाएं, कैसा माहौल था? माहौल घर में तो बड़ा एक फ्रेंडली माहौल था। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, वहाँ कोई सख्ती इतनी नहीं थी घर में, लेकिन रौब बहुत था। अच्छा। तो इंसान आंखों के इशारों से समझ जाता था क्या करना है और क्या नहीं करना। और फिर ये सबसे अच्छी बात ये रही कि एक्सपोजर बहुत था। यानी कान नौशहरा में पैदा हुए, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर में पढ़ाई की और उसके बाद फिर बाहर पढ़ने का मौका मिला। तो काफ़ी पाकिस्तान को भी देखा और बैरून मुल्क भी बड़ा एक तो एक्सपोजर मिल गया था जब मैं स्टूडेंट था उसके दौरान, यानी बाहर जाने का मौका मिला। तो वालिद साहब जॉर्डन में थे, तब उनके पास जाते थे हर समर। तो वहाँ से फिर साथ साथ वाले मुल्क जो थे उनमें सीरिया, लेबनान, कुवैत, इधर सऊदी अरेबिया, और फिर उसके बाद बाहर पढ़ने चले गए। फिर 19 साल बाहर ही रहे पाकिस्तान से। और फिर 1990 में यानी 88 में जब हादसा हुआ मेरे वालिद साहब का, उसके बाद फिर मैं बैंक को कंसल्टेंसी पे आ गया, क्योंकि मैं बैंक में मुलाजमत कर रहा था। और फिर 2 वीक्स ऑफ, 2 वीक्स ऑन, 2 वीक्स इन पाकिस्तान, 2 वीक्स इन बहरीन। अच्छा। तो फिर 1990 में पहला इलेक्शन लड़ा, 88 में नहीं लड़ा, लड़वाया 88 अच्छा। में। तो 90 में जब पहला इलेक्शन लड़ा तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया पक्का। अब्बा जी ने लड़वाया था इलेक्शन? अब्बा जी तो थे ही नहीं। अब्बा जी ने अगर इलेक्शन लड़वाना होता तो अब्बा जी लड़वाते। 85 का इलेक्शन शूरा का मेंबर बनाते, जैसे बाकी बच्चों को लाते हैं अपने बच्चों को। तो उन्होंने तो हमें बिल्कुल पॉलिटिक्स से भी बाहर रखा, हुकूमती जो क्या कहते हैं मामलात होते हैं उनसे भी दूर रखा, और एक नसीहत भी ऐसी की जिसको हमने जज़ब कर लिया कि माजी के हुक्मरान जो थे उनकी औलाद की वजह से उनकी बड़ी बदनामी हुई, तो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करो। तो उस चीज़ ने हमें बहुत सी चीज़ों से बचा के रखा। यानी क्योंकि जब आप ऐसी पोजीशन पर हों जी, और आप आर्मी चीफ हों, आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हों, आप प्रेसिडेंट हों, आप प्राइम मिनिस्टर हों, सारी चीज़ें जब आपके साथ हों और एक लंबे अरसे के लिए, तो लाजमी बात है बहुत से तोशा खाना आए होंगे, बहुत से तोशा खाना गए होंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा के रखा है। तो आपका इनिशियल फेज ऑफ लाइफ कैसा था, जो आपके वालिद के साथ आपका वक्त गुजरा, वो कैसा वक्त था? कोई ऐसी बात जो जनरल जात से जो है वो आपके अंदर आ गई हो, या कोई ख़ानदानी सिलसिले से ऐसी बात आ रही हो? देखें, ये चीज़ें होती हैं जो आपकी गुत्थी के अंदर होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं। आप जो देखते हैं वो रंग आप पे चढ़ जाता है जी। तो हमने अपने जो मैंने वालिद साहब को देखा, आजिज़ी इनकिसारी, हम्बलनेस एक उनमें थी, ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी। कभी अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं रखा था उन्होंने। अच्छा। सब पैसे मेरी अम्मी के पास होते थे। अच्छा। यानी या फिर वो क्रेडिट चलता था उनका जब मैसों वैसों में जो था। तो नमाज हमने जब से हम पैदा हुए बड़े हुए, कभी उन्होंने नहीं कहा नमाज पढ़ो या डांटा कि तुम रोज़ा नहीं रख रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनको देख देख कर ये हमारे अंदर ऐसी प्रैक्टिस आ गई कि अब गिल्ट होता है अगर नमाज छूट जाए तो। यानी ये इट कम्स फ्रॉम द फैमिली। और फिर एक्सपोजर उनकी वजह से बड़ा मिला मुझे, मतलब जब मैं पढ़ रहा था मेहनत करने का बड़ा मौका मिला। बड़े, क्योंकि ईमानदारी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ने जा रहा था तो ही वॉज एट दैट टाइम मेजर जनरल इन द आर्मी, फर्स्ट आर्मर डिव को कमांड कर रहे थे।
2 में मैं बाहर गया पढ़ने के लिए अमेरिका। तो टोटल उनकी जो बचत थी उस वक्त जो जॉर्डन से रहकर आए थे ना $700 थी। अच्छा। तो ही गेव मी दो $700 और एक सेमेस्टर की वो फीस थी। और अगले सेमेस्टर की फ़ीस जो थी वो मेरे चचा जो लंदन में थे, डॉक्टर इनामुल हक, जो उन मेरे वालिद के भाई थे छोटे, उनको मेरे वालिद ने कहा कि इसको भेज दो, फिर मैं आपको पे कर दूंगा। पता नहीं उन्होंने पे किए कि नहीं किए, बट ही सेंड मी अनदर $700। ओके। तो दैट वाज $1,400 विच टुक मी फ्रॉम माय स्कूलिंग इन अमेरिका टू ग्रेजुएशन टू डूइंग माय मास्टर्स। और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ जाकर ना हमने, यहाँ दुनिया और थी, नौकर चाकर स्टाफ कार, मतलब शुरू से तो नहीं थी लेकिन उस स्टेज पे जब, लेकिन वहाँ पे हमने जाके फिर मेहनत की, मजदूरी की, मतलब हर तो जनरल जाट साहब नहीं चाहते थे कि आप आर्मी में जाएं? वो चाहते भी थे और फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन भी दे दिया। आई ऑलमोस्ट लैंडेड इन द आर्मी और सारे मरहल से गुजर गया था। तो वो जॉर्डन से जब वापस आए तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया कि वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर उनका दोस्त बन गया था। अच्छा। तो उसने उनको कहा अगर बच्चा जाना चाहे पढ़ने तो उसको कहें कि वहाँ जाके अमेरिका में पढ़े। तो उन्होंने खुद ही मेरे लिए अप्लाई किया। अच्छा। खुद ही जब एडमिशन हो गया तो उन्होंने मुझे कहा भाई ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो मैंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा पागल हो, फौज में जा रहे हो, जाओ सैर शूर करो बाहर जाके। तो हम बाहर चले गए। तो वहाँ पे बड़ा एक मतलब इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज कोई ऐसी दुनिया का काम नहीं है जो ना किया हो वहाँ पे, मतलब बुरे से बुरा। तो बुरे से बुरा का मतलब है कि सफाई से लेकर और टैक्सी चलाने से लेकर और गैस पंप करने से लेकर और बस बॉय का काम रेस्टोरेंट्स में करके, और ये सारी उस चीज़ ने वो इंसान को, ये तो कहीं आपको सोचे अच्छा इसने ये काम किया, वो आपको इतना तैयार कर देता है एग्जैक्टली कि देन यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ एंड यू नो इफ़ यू फॉल बैक हाउ लो यू कैन फॉल। यस। तो जिस दिन मार्शल लॉ लगा, ये भी चलो अब आपने बात पूछ ली, तो जिस दिन मार्शल लॉ लगा आई वाज डिलीवरिंग पिज़्ज़ा दैट डे। अच्छा। इन शिकागो। अच्छा। ठीक है ना। तो वो मेरे दोस्त ने, उन दिनों में ना मोबाइल होते थे ना लैंडलाइन थी हमारे पास, तो एक टेलीफोन का बूथ था जहाँ वो 10 सेंट्स डाल के तो कॉल होती थी। तो वो हमने रखा हुआ था दोस्तों ने जो काम करते थे वहाँ, कि किसी ने किसी को कॉल करनी हो जो मतलब टेक्सास में है या मियामी में है या कैलिफोर्निया में है, तो इस नंबर पे करना, जो घंटी बजती थी हम जाके उठा लेते थे। मतलब पे फोन जो होता है ना, आपने देखा होगा बूथ बने होते हैं। तो वहाँ उसने मुझे रिंग किया, मेरे दोस्त को, उसने कहा कहाँ है, उसने कहा वो गया हुआ है काम पे। तो कहा जब आएगा तो मेरे से बात कराना। खैर आया, मैंने 10 सेंट डाल के फ़ोन किया, उसने कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। मैं किसने लगाया? कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और उनका बेटा अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा सर्व कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो वहाँ से हमें पता लगा फिर उसके बाद अच्छा मैंने अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए। अच्छा, फिर जब आपको पता लगा कि वालिद साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया तो क्या आपके जज्बात थे उस टाइम? क्या महसूस? पहले तो मुझे मतलब कभी सोचा भी नहीं था, कभी यकीन भी नहीं आया मुझे इतनी जल्दी तो, और ना ही पता लगा। लेकिन फिर उसके कोई चंद दिनों के बाद जब लोगों ने राब्ते करने शुरू किए ना, हर किसी ने कोई मुबारक दे रहा है, कोई बुला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, तो फिर पता लगा कि कुछ हलचल हो गई है। तो दिस वाज लाइक जुलाई। तो फिर अगस्त सितंबर में वहीं उन दिनों में अप्लाई किया हुआ था जॉब्स के लिए ग्रेजुएट करने के बाद। तो मुझे वाशिंगटन में जॉब मिल गई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ कुछ अर्सा की, फिर मैं पाकिस्तान आया। अच्छा। और फिर आई लैंडेड इन बैंक ऑफ अमेरिका। तो फिर वहाँ जाके फिर जॉब शुरू कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस इसलिए भी ठीक था कि एक तो जो द टेन्योर ऑफ माई फादर जब था उनका, तो मैं बैंक में जॉब कर रहा था एंड आई वाज आउटसाइड पाकिस्तान। तो इतना वो नहीं था, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी थी कि बहुत से लोग रब्ता करते थे, ये काम करवा दो तो ये हो जाएगा, ये कर दें तो ये कर दे हो जाएगा। लेकिन वो एक डर और खौफ तो नहीं कहते, लेकिन एक डिसिप्लिन जो था ना, उसमें हिम्मत नहीं हुई कि कोई गलत काम करे। एक हिम्मत मुझे आपकी याद आ रही है, अमेरिका में आपने एक दफ़ा एक सेल लगी हुई थी तो आपने जूते खरीदे थे ब्रांडेड, तो आपके वालिद साहब उस पर बरहम भी हुए थे। वो क्या किस्सा था, हमसे भी शेयर करें? नहीं, वो उसमें मैं जॉब कर रहा था। तो जूते बड़े ज़बरदस्त थे, मेरे ख्याल बाली के थे या कौन से थे उन दिनों में, या दूसरी दुकान हो गई कोई, खैर वो बड़े जब पहन के आप जाएं तो नज़र पड़ती थी। अच्छा, क्या कीमत थी जूतों की? उस दिनों में कितना 100-200 पाउंड के होंगे। अच्छा, मतलब उन दिनों आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन द 80s, यू नो। तो महंगे जूते थे, सेल वेल लगी हुई थी तो मैंने ले लिए। सेल में भी महंगे थे। तो मैंने जब पहन के मैं बैठा हुआ था, मेरे बहन की नज़र पड़ी, उनके यार बड़े ज़बरदस्त जूते पहने में।
तो कितने के लिए हैं? तो ऐसे ही पूछ लिया, पता नहीं क्यों पूछा, मैंने बता दिया क्या कीमत है। कहते यार ये तुम इतने महंगे जूते पहन के चलते कैसे हो? मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट। तो वो मतलब ये मतलब तो उनका कनात पसंदी उनकी शख्सियत में थी। घर में भी ऐसा ही माहौल था, महंगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें मतलब पसंद ना करते हो? नहीं, वो उनको अपना शौक नहीं था। अच्छा। लेकिन वो कभी हमें नहीं कहा कि भाई ये ना पहनो ये ना पहनो। देखते थे जब जॉब करते थे हम, मतलब ब्रांडेड सूट भी पहनते थे, ब्रांडेड जूते भी पहनते थे, सारी चीज़ें, पर कभी उन्होंने कभी कहा नहीं है कि इस तरह के ना पहनो। अपने शौक कैसे थे उनके? उनके बड़े सिंपल शौक थे। कोई उनको नहीं था अपना। जब मार्शल लॉ नहीं लगा था उससे पहले तो सूट और बुशर्ट पैंट, पोलो खेलते थे, राइडिंग करते थे। हमें भी मतलब बचपन से उनको शौक़ था कि हम भी वही स्पोर्ट्स वगैरह, स्विमिंग सिखाते थे, हमें राइडिंग पे लेके जाते थे, बहन भाइयों को सबको। और उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ लग गया, फिर मतलब शलवार कमीज सरकारी सर, हाँ वो बन गया। उन्होंने फिर एक अपना कल्चर जो है वो इवॉल्व किया पाकिस्तान के अंदर। और मतलब शौक़ उनका कोई इतना नहीं था, मतलब सिंपल शलवार कमीज़ पहननी या खद्दर की शलवार कमीज़ पहननी, कभी नीचे वो पेशावरी चप्पल पहन लेनी, कभी जूते पहन लेने। तो बड़े सिंपल उनकी। खाने पीने में क्या पसंद करते थे? खाने पीने में ज़्यादातर पाकिस्तानी खाना, जो हमारा घर में ना मशहूर था, आलू गोश्त बहुत पकता था, और सब्जियां वालदा बनाती थी। दाल मेरी वालदा ही बनाती थी बहुत। और जब वो चीफ बन गए तो जिस खाने में भी आलू गोश्त ना हो तो सब लोग खाना पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो वो लोग मजाक करते थे, जी आज कुछ और भी खिला दो। मतलब इसके अलावा अच्छा। तो मतलब उससे खाने में भी बहुत सिंपल, नाश्ते में बहुत सिंपल। तो आलू गोश्त को भी नेशनल डिश बना देते? तो वो उस वक्त नेशनल डिश ही थी। अच्छा। वो नेशनल डिश बन चुकी थी। क्योंकि बाकी लोग भी शौक से वही, अगर उनको बुलाएं या किसी को बुलाएं तो अच्छा जी आलू गोश्त ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब सिंपल लाइफ थी ज़्यादा। हमने जब ट्रैवल करना, कभी उन दिनों PIA ना, तो जो देखते थे ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बच्चा है, अपग्रेड कर देते थे। अच्छा। तो आप इकॉनमी का टिकट, हम में हिम्मत नहीं होती थी कि हर फ्लाइट पे इकॉनमी में हम जाते थे, हमें इजाज़त नहीं थी कि आप आगे ट्रैवल करो। तो हर फ्लाइट में सब आते थे जी कि आगे बैठो। तो हम में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी सीट छोड़कर आगे चले जाएं कि अगर कहीं खबर चलेगी तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा कि भाई अपना जो ज़िंदगी है मतलब अपने उस पर गुजारें आप। तो सिगार वगैरह पीने का भी शौक था उनको? सिगार बहुत कम, कहते मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर सिगार शुरू करूंगा। अच्छा, ये कैसा? ये वाला चेन स्मोकर दो। ओके। तो फिर 1979 के बाद, यानी 1979 तक वो बजट स्पीच कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि 2 अरब रुपए के पान लेकर आप खाकर थूक देते हैं। और वो उन दिनों में नूरानी साहब को गुस्सा आ गया, अल्लाह बख्शे, मतलब ही वाज अ ग्रेट मैन। तो उन्होंने अगले दिन, क्योंकि वो पान खाते थे, उन्होंने कहा हम तो पान खाते हैं और ख़ुद इम्पोर्टेड सिगरेट पीते हो, हैं वो बजट, उसका बजट नहीं है। तो दैट डे ही सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। हालांकि ही वाज ए चेन स्मोकर के रात को जब सोते थे तो हम उनके हाथ से एंड में जो सिगरेट जल रहा होता था ना, जब एंड पे वो भी निकालना पड़ता था, हम निकाल देते। तो वरना कोई बेडशीट जल जाएगी या कपड़े जल जाएंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन जब छोड़ दिए तो छोड़ दिए। अच्छा, आपने बताया कि जिस टाइम मार्शल लॉ लगा तो आप अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा सर्व कर रहे थे, तो जब उनका प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? वो मैं था उन दिनों में अपनी, हमारे साल में एक दफ़ा ना देते थे रेस्ट एंड रिक्रिएशन लीव जी, क्योंकि हार्डशिप एरिया था, बहरीन को समझते थे अमेरिकन बैंक वाले, तो वो देते थे टिकट आपको फर्स्ट क्लास का, ट्रैवलिंग देते थे। तो वी दैट ईयर आई रिमेंबर के यहाँ से मैं पाकिस्तान से गया और 29 मई को, मतलब 29 मई के बाद, तो यहाँ पे जब जुनैद साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो मैं यहीं था। उससे अगले दिन शायद मैं ट्रैवल कर गया। फिर बहरीन से हम चले गए कनाडा। कनाडा में मेरी जो वाइफ की सिस्टर है, उनकी छोटी बहन, सिस्टर मतलब छोटी बहन थी, वो और हस्बैंड उनके, तो हम उनके पास गए हुए थे। अच्छा। और वो भी कोइंसिडेंस ये था कि गाजी अख्तर अब्दुर्रहमान, तो हिज फादर वाज जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान हु डाइड इन द सेम, वो भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। तो हम उनके घर ठहरे हुए थे उस दिन।
सुबह मैं उठा तो मुझे शौक था स्पोर्ट्स का, तो मैं स्क्वॉश बुक की भी थी, तो उसी बिल्डिंग के अंदर था स्क्वॉश कोर्ट। तो मैंने गाजी को कहा मैं स्क्वॉश खेलूँगा, उसने बुकिंग करा दी मेरे, किसी जो भी मतलब पार्टनर मिला उसके साथ गोल्फ खेली। लेकिन उससे पहले मुझे एक इस बात का मैंने जिक्र बहुत कम किया या नहीं भी किया शायद, कि उस दिन रात को मुझे ख्वाब आया। अच्छा। और मैंने देखा कि जैसे मैंने देखा मेरे वालिद साहब वाइट कपड़े पहने हुए और एक बड़ी मोटे दानों वाली ना तस्बीह उनके हाथ में, जिस तरह साधु नहीं होते जो इंडियन, उनके मोटे मोटे दाने होते हैं उसके। और मेरे उठने से पहले की बात है, मैं रात को मैं सोया हुआ था जब, और वो ख्वाब मुझे मतलब एक किस्म का नक्श हो गया। जब मैं उठा ना तो मैंने देखा कि जब ऐसे बैठे हुए और देखते देखते ऐसे लगा कि ऐसे गए हैं और फ्रेम लगाया और तस्वीर बन के उसके अंदर देख ली मैंने। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये कोई ऐसी, बाद में जब मैंने रिलेट किया मैंने कुछ सोचा भी नहीं। तो वो मैं जब खेल कर आया तो हम ऊपर ही बैठे हुए थे, तो एकदम ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज़ आई। तो देखा तो गाजी साहब वॉज लिसनिंग टू टीवी, तो वो प्रेसिडेंट बुश का कोई पता नहीं कैंपेन हो रही थी या जो भी, तो वहाँ उन्होंने रुक के अनाउंस किया कि वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। तो वहाँ से फिर हमें पता लगा। देन वी डिसाइडेड टू गो टू न्यूयॉर्क दैट नाइट। तो वहाँ से हम फिर 17 को ये हुआ और 19 को हमने लैंड किया कराची, और कराची से फिर हम आए इधर। फिर 20 तारीख को उनका जनाजा हुआ यहाँ पे। तो मतलब ये खबर सुनने से पहले मतलब आपने अपने वालिद साहब से जो भी आपका राब्ता हुआ हो, बात हुई हो, कोई ऐसे आसार महसूस किए हों, कोई उनकी ऐसी बातें, कोई जुमले जो रिलेट करते हो? उस वक्त तो नहीं किए, लेकिन यानी ही हैड बिकम वेरी पर्टिकुलर ऑन थिंग्स कि भाई ये इस तरह है। जब मैं जाने से पहले ही मेरे साथ बैठे, थोड़ा जब मई की बात कर रहा हूँ, भाई ये तो अगस्त में हुआ ना हादसा, तो उससे बाद फ़ोन पे बात होती रहती थी, लेकिन बस थोड़ी बहुत, कभी पाकिस्तान में होता था गोल्फ इकट्ठे खेलने चले जाते थे या इस किस्म की चीज़ें होती थी। लेकिन ऐसा उन्होंने कोई मुझे ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि तो ये तो मतलब अल्लाह के काम है, कुदरत की तरफ से था। लेकिन इट वाज अ बिग शॉक। और फिर मेरी वालदा का बड़ा हौसला था, मतलब जब मैं पहुंचा यहाँ तो मतलब आई थॉट शी वुड बी द वन जिनको संभालना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमें संभाला उल्टा। तो छोटी बहन थी जो बहुत करीब थे उनके ज़हन, तो मतलब एवरीबडी वाज इन अ स्टेट ऑफ अ शॉक। लेकिन मैं आपको अजीब बात बताऊं कि महसूस इसलिए नहीं, मुझे कई दिनों के बाद महसूस हुआ, मतलब कि वी हैव सच अ बिग लॉस। तो पता था कि है वो एक नम वाली सिचुएशन, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि इतनी दुनिया आई। जनाजा तो आपने देखा होगा उसका, कभी आप देखें उसकी मूवी तो आपको पता लगेगा कि लाखों लोग थे। यानी देख के इंसान सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा होगा कभी। एक तो उसने हमें बड़ा हौसला दिया। उसके बाद ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, चारों सूबों से दुनिया आ रही। यानी हम एक जगह खड़े होते थे, लोगों को ये नहीं पता था कि ज़ियाउल्लाह का बेटा कौन सा है, भाई कौन सा है और बेटी कौन सी है। बस वो खड़े होते थे, कोई बताता था ये एजाज़ुल हक है, उनका बेटा, तो आकर हमें मिलना शुरू कर दिया। तो वो उसमें ही इतने दिन वो जो प्यार और मोहब्बत देखा हमने, तो वो बिल्कुल उसके रहा। फिर व्हेन इट dawned on me आफ्टर मतलब कि सम टाइम, तो देन आई रिमेंबर कि देन आई ब्रोक डाउन कि इस तरह हुआ ये। अच्छा, करीबन 40 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया जाता है। आपके वालिद की जो वफ़ात है, या इसको मर्डर मिस्ट्री कह लें, ये अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकी है सच? क्या कभी आपने इसके ऊपर कोशिश नहीं की जानने की? देखिए, अब आपने सियासी सवाल पूछ लिया, मैं सियासी जवाब भी आपको दे दूँ जी। आपने कहा कि 40 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये केस जो था ना, ये बाबर अवान ने इसको जरदारी साहब के कहने पे रजिस्टर करवाया था। अच्छा। इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस। आई मीन ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल पर्सन नाउ, बट उस वक्त उन्होंने उससे कोई 20 दफ़ा पूछा, यार कि इज़ देयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस। क्वेश्चन ऑफ लॉ मीनिंग कि कहीं कोई लिकुमा और समथिंग लीगली विच वाज ओवरलुक्ड, कैन यू पिन पॉइंट एनी लीगल मैटर इन दिस? तो देयर वाज नो रिप्लाई। अच्छा। अब इसको एक पॉलिटिकल गिमिक कह लेता हूँ मैं, एक जुडिशल गिमिक कह लेता हूँ मैं, कि हर कोई चौधरी बनने के लिए मतलब जज जाके कह रहे हैं जी हमने सुप्रीम कोर्ट को हमने ये कर दिया। 48 सफ़ों का जजमेंट आया है,
एक उसके अंदर कोई लीगल पॉइंट नहीं डाला गया कि इस मर्डर का ये प्रॉब्लम था, या मर्डर कह लें या फांसी कह लें, जो भी कहना चाहते हैं उसको। यानी एक केस जो आपके अदालत में चल रहा है और 5 के 5 जज जो हैं वो फैसला दे रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट डिसीजन आ गया 4-3, ठीक है ना, जिस तरह भी, लंबी कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता जी। रिव्यू में गया, रिव्यू में यूनानिमस डिसीजन आया, एवरीबडी सेड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, लीगली वट एवर वी डिड। 3 जो मुखालिफ थे जिन्होंने दिया, कहते जी उन्होंने भी कहा कि जी इसमें कोई लीगल गलती कोई नहीं है, रिव्यू वॉज थ्रोन आउट ऑफ देम। ओके, ठीक है कि नहीं। अब जब ये लोग लेकर आए इसको, एक रेफरेंस को, हाँ, मीनिंग नथिंग, उसके अंदर उन्होंने कुछ डाला भी नहीं, लेकिन जो परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की कि जी वो गलती हुई थी वहाँ पे, शायद गलती हुई थी वहाँ पे, अच्छा। लेकिन उसमें कोई लीगल उन्होंने बताया जी कि ये लीगली ये गलत था, या लॉ में ये गलत था, या कोई और कोर्ट करते ये गलत था। ये कहा जी कि हो सकता है कि ज़ियाउल हक साहब की और इनकी मुखालफत थी तो इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और ऑब्वियसली मार्शल लॉ था उन दिनों में। लेकिन इसमें बस एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ ना, कि जस्टिस सलीम थे और जस्टिस अनवार थे। अनवार वॉज द चीफ जस्टिस, ठीक है कि नहीं, ठीक, जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के हक में वोट दिया, ठीक, और हलीम ने उसके मुखालिफ दिया, ठीक है कि नहीं। जब पीसीओ आया उसके बाद, द फर्स्ट पीसीओ विच केम, जस्टिस अनवार हु गेव द डिसीजन टू हैंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने ओथ नहीं लिया उसमें। अच्छा, ठीक है ना, उसने कहा मैं पीसीओ पे ओथ नहीं लेता। अच्छा। जस्टिस सलीम जिसने कहा था कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसने ओथ लिया। ही बिकेम, माय फादर मेड हिम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, ठीक है ना, एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में 8 साल रहे वो। तो अगर यही होता तो फिर तो जस्टिस अनवार को उन्होंने जाके उठा के अपने कंधों में बैठाना था, यार तो तुम यू आर ए सुपरस्टार। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुई? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई कि उन दिनों में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन्होंने कहा शायद मार्शल लॉ की वजह से ये हुआ है, हालांकि जुडिशरी वाज टोटली मतलब अपना फैसला दे रहे थे जो भी। तो एक जज साहिब जो आज वफात से पहले ये एतराफ़ कर जाते हैं कि उस वक्त मैंने गलत फैसला लिया था। नहीं, अभी तो जो मर्जी कहें गलत ले, मैं मतलब इन दी हाइंडसाइड यू कैन से एनीथिंग। एक जज ने ये कहा कि मतलब वो इंटरव्यू मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें पॉडकास्ट में भी चला देना, मैं भी आपको भेज दूंगा जी। वो जस्टिस हलीम उसकी बात करते हैं जो थे, क्या नाम था उनका, हलीम कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने ये बयान दिया था कि प्रेशर। अच्छा, वो जब एक टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे जी, तो उन्होंने कहा दबाव तो होता है, दबाव हो सकता है, लेकिन हम पे कोई ऐसा फैसले में कोई दबाव नहीं था। ठीक, हम पे ऐसा फैसले में कोई दबाव नहीं था को निकाल दें और ये सुन लें कि हाँ दबाव तो होता है जी, हाँ जी दबाव चल गया, दबाव चल। और वो उन्होंने कहीं किताब में भी अपने लिख दिया। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। चले, कन्फ्यूजन ही सही, उस केस के हवाले से कुछ बातें तो सामने आई। आपके वालिद साहब का केस जो है वो आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो सका? वो इसलिए नहीं सॉल्व हो सका कि उसकी ना तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकी। क्यों ना हो सकी? उसको बहुत दबाया गया। उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हुई कि ना तो अमेरिका चाहता था कि वो सामने आए, ना पाकिस्तान चाहता था कि उसका सामने आए। जो 3 जुडिशल कमीशन बने, जिस पे आजकल बड़ी बात हो रही है जुडिशल कमीशनों पे। आप इक़्तिदार के ऐवानों तक भी रहे हैं, तो फिर पावर कॉरिडोर्स में भी आपकी रसाई रही है, तो फिर ये इस मर्डर केस को तो रिजॉल्व होना चाहिए था। नहीं, अगर मैं प्रेसिडेंट होता या प्राइम मिनिस्टर होता फिर तो हो जाता। जरदारी प्रेसिडेंट था तो बेनज़ीर को का हादसा हो गया, वो उसको नहीं वो रिजॉल्व कर सके। यानी जब दबाव उन तो फिर किसकी तरफ से कमिटेड? दबाव उन कुव्वतों का हो जिनके आगे आप बोल नहीं सकते, तो आप कैसे करेंगे? मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अमेरिकन लॉ में, ब्लू बुक में, ग्रीन बुक में, कि FBI को जहाँ पे अमेरिकन शख्सियत इन्वॉल्व हो हादसे में, विद इन 48 आवर्स दे हैव टू बी ऑन द ग्राउंड ओवर देयर। दी FBI को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, जॉर्ज शुल्ट्ज जी, उन्होंने वीटो कर दिया कि ये नहीं जाएंगे, और 10 माह के बाद आए। क्या वजह थी? क्या वजह थी? अब मैं अगर ज़्यादा बात करूँगा इस पर, मेरे 1-2 प्रोग्राम आप उठा के देखना, उनमें मैं कुछ ज़्यादा बता गया था। सवाल पूछता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना, मेरे आई ओनली क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव द आंसर्स, दैट्स व्हाई आई आस्क द क्वेश्चंस। वो सवालों का जवाब नहीं मिलता हमें।
मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब दें, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, हर्बर्ट हाँ, तो मौसम जो का कैसे प्लेन हो गया? क्रैश हुआ तो वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, उसके कुछ फैक्ट्स आपके पास नहीं पहुंचे? नहीं, देखे ना, कहा जाता है कि आमों की पेटियों में कोई ऐसी गैस। नहीं तो मुझे सब पता है, मुझे तो यहाँ तक भी पता है कि मेरे पास केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है पिनस्टैक की, जिसके अंदर बताया गया है कि इट वाज ए सैबोटाज। तो इस प्लेन क्रैश के पीछे बैरूनी कुव्वतें थी, अंदरूनी ताकतें थी, मतलब सब मिली जुली थी। देखे ना, बाहर से तो कोई नहीं कर सकता जब तक अंदर से कोई ना मिला हो। तो हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला बगैर मालूम हुए कि आगे करने क्या जा रहे हैं हम। ठीक है ना, जिसने गैस रखी उसने समझा मैं ट्रॉफी रखने जा रहा हूँ, जिसने दावत दी कि यहाँ आए वो मुझसे नाराज भी हुए थे, नाम मैं नहीं लेता। तो ऐसे मशकूक चेहरे आपने देख रखे हैं? नहीं, बस सबका पता है, ऐसी कौन सी बात है। मैं तो सवाल पूछता हूँ, सवालों का जवाब नहीं मिलता मुझे। तो मतलब मैं ये बात इसलिए कहता था, देखें, ही डाइड विद हिज बूट्स ऑन, मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी, वो कहते थे मैं अगर 100 दफ़ा पैदा होऊंगा ना, 100 दफ़ा ये वर्दी पहनूंगा। ठीक है ना, ही डाइड इन हिज यूनिफॉर्म। नेक आदमी थे, कुरान उनकी जेब में था, ही डाइड। पीपल गेव अ लॉट ऑफ लव टू हिम। पाकिस्तान के लोगों ने इतनी मोहब्बत शायद ही किसी के साथ की हो आज तक भी। यानी नाउ इट्स लाइक 36 ईयर्स अगो। 36 साल के बाद भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ, कहीं जाके बैठता हूँ, आवाम के अंदर जाता हूँ, तो वो लोगों की बातें, मतलब जो मोहब्बत भरी बातें करते हैं, हम समझते हैं हमारे लिए इट्स वो जो सबसे बड़ा सासा यही छोड़ के गए। उलमा हो गए, मशाइख हो गए, हर जगह अवाम हो गई, ज़मींदार हो गए, किसान हो गए, मतलब हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो ये कहना जी कि अब नहीं हुआ, मैं ये कहता था कि अगर आज इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, और मैंने कई दफ़ा ये मतलब ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड का है जी, तो कल को ये हादसा जब किसी और के साथ पेश आएगा तो जिस तरह ये नहीं आप अनवील कर सके, वो भी नहीं कर सकेंगे। और वही हुआ फिर मुशर्रफ पे हमला हुआ, खैर वो तो बंदे पकड़ के फांसी लगा दिए। शौकत अजीज़ पर हमला हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर का मर्डर हो गया, और उसका बता ही नहीं सके कि किसने किया, कैसे किया, हालांकि वो थे असल में गवर्नमेंट में उस वक्त। मैं तो मतलब एक दफ़ा मिनिस्टर बन गया, 2 दफ़ा मिनिस्टर बन गया जी। हमारी थ्रेड पे द लास्ट विच वाज, एक बंदयाल कमीशन बना, एक चौधरी शुजात कमीशन बना व्हेन ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर, बंदयाल वाज सेक्रेटरी इंटीरियर। जब बेनज़ीर ने पहला बनाया दबाव में आके, दूसरा हमने जब शोर किया तो चौधरी शुजात का बन गया, तीसरा हमने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे, गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। ठीक। तब जुडिशल कमीशन बना, शफी रहमान कमीशन। शफी रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। अच्छा, तो ये अदालती निज़ाम में कोई सुकून देखते हैं आप? जैसे शफी रहमान और एक सिंध से थे जज, और उन्होंने भी रिकमेंडेशन यही दी थी कि इस हादसे की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फौज को और पुलिस को मिल के करनी चाहिए। अच्छा, 19 साल आप मुल्क से बाहर रहे, फिर बैंकिंग, फिर सियासत कैसे शुरू कर दी? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, सियासत भी ऐसे शुरू हुआ कि 88 में जब हादसा हुआ ना जी, उस हादसे के पीछे जो मुहर्रकात थे, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो ये थी कि दिस गाय हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री फॉर 11 ईयर्स। जी। सोच लोगों की ये थी कि देखें मार्शल लॉ, फौजी डिक्टेटर, और इसको ये जब हादसा होगा तो ये चला जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लोग शुक्र करेंगे शायद कि जी चलो ये रास्ते से हटा दिया इनको। दिस वाज द कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी नॉट अगेंस्ट हिम, इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इट वाज बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व। उनकी बदौलत एक सुपर पावर जो है वो पाश हो गई थी, यानी सोवियत यूनियन बिकेम रशिया। तो ये थी तो कॉन्स्पिरेसी। जब 17 तारीख को हादसा हुआ और 20 को जब जनाजा हुआ, कोई ट्रांसपोर्ट किसी ने नहीं दी, कोई अरेंजमेंट नहीं थी, सारी दुनिया के लोग आए हुए थे वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े डेलीगेशन। कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ थी, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल केम अराउंड। यानी फैसल मस्जिद को अगर आप देखें तो उसके ऊपर सितारों पे भी लोग चढ़े हुए थे, जो मतलब उसके मीनार थे उसके ऊपर भी। मेरे नज़दीक, और मतलब वैसे कि एक फ़ौजी ज़ियाउल हक जो थे उनका तो हादसा हो गया था, लेकिन एक पॉलिटिकल ज़ियाउल हक वाज बोर्न दैट डे। अच्छा।
ठीक है ना। और वो मर्दे मोमन मर्दे हक ज़ियाउल हक जो है वो नारा चारों तरफ लगा। और फिर नवाज शरीफ साहब से लेकर और जो राइट विंग की जमातें थीं उन सब ने उनको लेकर चले। यानी नवाज शरीफ के पहले और दूसरे इलेक्शंस के अगर आप पोस्टर देखें ना तो ज़ियाउल हक साहब की तस्वीर है, उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। और वही हर साल यानी 1988 से लेके 1999 तक कू तक जब मुशर्रफ का कू हुआ 1999 में, तो एवरी ईयर मियाँ साहब उनके वहाँ पे फैसल मस्जिद पे खड़े होके बरसी पे तो कि मैं ज़ियाउल हक के मिशन को पूरा करूँगा। अच्छा। मैं ये करूँगा, मैं मतलब वो तो मतलब उसमें फिर हमें 88 में गलती हमसे ये हुई कि हमने एकदम मुतालबा शुरू कर दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। अच्छा। तो नीदर दी अमेरिकन्स वर हैप्पी नॉर आर एस्टेब्लिशमेंट वाज हैप्पी नॉर द पॉलिटिकल पीपल वर हैप्पी कि ये अमेरिका पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये फ़ौज से भी जवाब मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश हुई कि किसी न किसी तरीके से इनको सियासत से बाहर रखा जाए। अच्छा। और मुझे याद है कि जब इतना करने के बाद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त, तो इस्टेब्लिशमेंट ही थी मतलब, क्योंकि हादसे के बाद इलेक्शन नहीं हुए थे, वो समझे कि हम अब पॉलिटिकल ऐलान करने लगे क्योंकि अच्छा। इन्होंने देखा कि इतनी दुनिया हमारे साथ है। वो ये तो बाकी सारे पॉलिटिशियंस जो राइट विंग के थे वो तो दे वर फार बिहाइंड दैट एट दैट टाइम। ओके। तो सब ने कोशिश किया कि इनको किसी तरह से रोका जाए। तो मैं शख्सियात के नाम नहीं लेता, मतलब बहुत सीनियर लोग फौज के भी मेरी वालदा के पास जाके 2-2 घंटे बैठे रहे कि बच्चियां नू मना करो, ये सियासत में ना आए। अच्छा। अभी जनरल साहब का हादसा हुआ है, हालात ठीक नहीं है। तो हमें फिर 88 का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा फिर, ठीक है ना। तो इसके बावजूद फिर 90 का इलेक्शन आ गया, फिर हमने तो किया ही नहीं। ऐसे लोगों ने साहब चाहते थे कि आप सियासत को जारी रखें। अब ज़िया साहब के ज़माने में तो सियासत की नहीं, और वो तो चाहते भी नहीं थे कि मैं सियासत में आऊँ। अच्छा। लाजमी बात है, नहीं तो मुझे इनकरेज ना करते। वो कहीं गवर्नर लगाए थे, कहीं चीफ मिनिस्टर बनाए थे, कहीं सेनेट में डाल देते, जिस तरह ये भी कर रहे हैं सारे अपने बच्चों को ला के। मतलब समझते हैं तो सदारत को विरासत नहीं बनाया उन्होंने। हाँ, सदारत को विरासत नहीं, हमें बिल्कुल मतलब पॉलिटिक्स से भी दूर और मामला से भी दूर। ठीक। तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को इनमें से, मतलब ऐसे ही कई मुलाकात होगी चौधरी शुजात के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कहीं मुलाकात होगी तो होगी। अच्छा सर, 19 साल आप मुल्क से बाहर रहे, यहाँ पर जो है वो आपके वालिद साहब इस्लामाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे। उस दौर में एक उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया कि पीटीवी के जो एंकर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि आप सर पर दुपट्टा रखें। तो आपका उनसे मतलब इस आइडियोलॉजी पे कोई इख्तलाफ, क्योंकि आप बाहर रहे कितना अर्सा? देखें ना, इसी वजह से जो उन्होंने अपने कल्चर को मैं ये नहीं कहूँगा इम्पोज करना है, उसको इवॉल्व किया। हाँ, इट वाज नॉट अ रेवोल्यूशन। उनका बच्चियाँ हैं, सर पर दुपट्टा लें, उन्हीं की वजह से बाद में मोहतरमा बेनज़ीर और बाकी जितने थे सब जब बाहर निकलती थी अपने सर पर दुपट्टा लेती, इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा, तो अगर आपकी जगह आपके वालिद साहब बैठे होते, किसी ने नहीं लिया हुआ तो उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि नहीं लेना। पीटीवी तो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने तो इस तरह हर मिनिस्ट्री में कहा कि यहाँ सफ़े लगाओ, नमाज भी पढ़ो। मतलब ये नहीं कहते थे कि हर बंद जो नहीं पढ़ेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। बहुत सी खातीन ऐसी थी जो उस वक्त इख्तलाफ राय भी रखती थी, मेहताब राशिद और भी बहुत सी थी। तो कभी आपके साथ 100% तो कोई मिलता नहीं है, आपके साथ मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक्ड इट। पाकिस्तान के लोग, आप उस ज़माने के लोगों से पूछ लेंगे, आपको अच्छा लगता था कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें दुपट्टा लेके आती थी टीवी पे? कभी बाहर तो उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम कौन से कपड़े पहन के जा रही हो, तुमने सर पर दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ। हमारे घर में लोग मेहमान आते थे तो इस तरह सबको कहते थे स्कार्फ बांध के आओ। वो तो एक था टू टेल द पीपल दिस इज़ योर कल्चर। इसीलिए उन्होंने अपना सूट वूट उतार के शलवार कमीज़ पहना और उसको भी एक कल्चर का ऐसा हिस्सा बना दिया कि पहले सूट के अलावा कोई दफ्तर जाता ही नहीं था। ठीक है ना। आप 1988 से पहले की नवाज शरीफ साहब की देखें तस्वीरें, सूट और टाई लगाई हुई, उसके बाद की देखें उन्होंने स्वाय लंदन के कहीं सूट पहने ही नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो ये एक चीज़ थी जो तो उस दौर में वुमेन राइट्स की तहरीक शुरू हुई। आप फिर आज क्या राय रखते हैं फेमिनिज्म के ऊपर, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से? ख़वातीन के हुकूक तो हम कहते हैं तो मेजॉरिटी, मतलब उस दौर में तो आदमी भी फेमिनिज्म को प्रमोट करते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 52% आपकी जो पॉपुलेशन है इज बेसिकली वुमेन, तो यू हैव टू लुक आफ्टर देम।
अब ये कहना कि जी मतलब कि डिपेंड्स हाउ यू बैलेंस इट, मतलब यू हैव टू लुक एट योर ओन कल्चर ऑल्सो। अभी देखिए ना, आप अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को ढका हुआ है, तो इस्लाम तो यही कहता है जी। तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं तो है। फिर आपकी नज़र में औरत की आज़ादी क्या है? औरत की आज़ादी जो औरत चाहती है वो करे। मैं तो मेरे वाले साहब ने मेरी बहनों को ज़बरदस्ती एक को डॉक्टर बनवाया, एक को कंप्यूटर बनवाया, उसको हबीब बैंक में जॉब करवाया, बड़े छोटे लेवल पे। उनके वो प्रेसिडेंट थे, वो तब भी उधर ही छोटे से कंप्यूटर ऑफिस में हबीब बैंक के काम करती थी। फिर वो अमेरिका चली गई अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद, वहाँ भी उसने वहाँ हबीब बैंक में एक मुलाजिम के तौर पे, यानी कि लाइक जूनियर ऑफिसर, शी केप्ट वर्किंग ओवर देयर। मेरी बहन को डॉक्टर बनाया, मेरे भाई को डॉक्टर बनाया। उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि बच्चे जो है वो एजुकेशन लें। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर्स का आपके घर में आना जाना था बचपन में, तो आपकी भी कोई दोस्ती यारी है वहाँ पे? मेरी बड़ी दोस्ती, हर एक के साथ दोस्ती है, तो क्यों नहीं दोस्ती। हमारे तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बड़ी दोस्ती है। उस बेचारे को इंडिया वालों ने बड़ा इस पे निशाना बनाया, क्रिटिसाइज बनाया, लेकिन आई जस्ट स्पोक टू हिम। ये जब अभी मेरी बहन को वो पुप्पो कहती है, मीनाक्षी उनकी जो बेटी है, जब उनके और उनके बच्चे इतने हमारे पास आए थे, दोनों हमारे घर में आके रहे थे। एक लव था और एक कुश था। हाँ, तो वो असल में ऐसा था कि मेरी जो छोटी बहन है ना, वालिद साहब के बहुत करीब थी वो, और शी इज़ वेरी स्पेशल ऑल्सो, आई मीन शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। लेकिन वो शी वॉज अ बिट स्पेशल कि उसका हेयरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसको ये शौक था कभी कभी कोई मूवी देख ली। मतलब उनकी फैमिली शत्रु साहब क्या कर मिली भी नहीं, वो उसको पकड़ के लेकर आई थी। अच्छा। फैमिली नहीं आई थी, मतलब ही केम टू रावलपिंडी, ठीक, और वो पीसी में ठहरे हुए थे, और ये पीसी में इतनी सी थी, अच्छा, छोटी सी। तो ये जब गई तो उसने कहा ये तो फलानी मूवी, फलानी ये ज़ेन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ज़ेन की बात कर। तो उसने उसको कहा कि आप किधर आए? उसने जो साथ था उसके, उसने पूछा, उसने बताया ये, तो उसने कहा चलो मेरे घर। अच्छा। और आप यकीन करेंगे, मतलब ही टुक हिम लिटरली टू मीट माय फादर। तो और उस जिद करने लगी कि अब यहीं रहेगा, नहीं जाएगा। अच्छा। तो उनका सामान वहाँ से उठवाया, अपनी नेक्सी में रखवा दिया, तो एक दो दिन वहाँ रहे वो, और उसके बाद फिर दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई। मेरे वालिद साहब के ज़माने में मिलते रहे। ही वॉज लाइक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इट वाज अ गुड डिप्लोमेटिक। हाँ, कई बॉलीवुड एक्टर्स जो थे वो स्टेट गेस्ट के तौर पर रहा करते थे पाकिस्तान में। वो आते थे, मिलते थे। कौन कौन थे? कोई मेमोरीज आपको याद हो? नहीं, मैं तो हर एक से मिला हुआ हूँ उनके, कुछ इधर मिला हुआ हूँ, कुछ को बहरीन में मिला हुआ हूँ। तो मतलब इंडिया नहीं गए आप? इंडिया में एक ही दफ़ा गया था, वो भी अपने वालिद के साथ। अच्छा। उसके बाद उसके अलावा नहीं गया मैं इंडिया। वो किस सिलसिले में गए थे? वो गए थे, नॉन अलाइंड समिट थी वहाँ पे, तो हम गए थे, उनके साथ गए थे वहाँ। फिर वो काफ़ी गए, अजमेर शरीफ गए, अलीगढ़ में गया। तो मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ थे। मैं उनका भी थोड़ा सा स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखें, हमारा जो मुल्क है ना, पाकिस्तान के लिए जो लोगों ने कुर्बानी दी है जी, कि ही वॉज इन इंडियन एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी जी, और जब पाकिस्तान बना उनको ऑप्शन दिया गया कि इंडिया रहना है, पाकिस्तान रहना है, तो ही ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। ही इज़ कैडेट नंबर 1 ऑफ पाकिस्तान आर्मी, PMA के कैडेट नंबर 1। तो ना अल्लाह ताला उनको बख्शे नहीं है। ही केम टू पाकिस्तान एंड ही लेफ्ट हिज मदर एंड सिस्टर्स बिहाइंड। तो बिकॉज ही वॉज इन द आर्मी, वो वापस नहीं जा सके उनको मिलने के लिए। एंड आफ्टर 26 years हिज मदर डाइड एंड ही स्टिल कुडंट गो। तो वो बहाना करके उस नॉन अलाइंड समिट का मेरे वालिद के साथ डेलीगेशन में जाकर, एंड माई सेल्फ एंड माई वाइफ ऑल्सो, हम गए, और तब वो पहली दफ़ा वहाँ से जाकर अलीगढ़ में उन्होंने अपनी बहनों को मिले। देखें कितना ये है पाकिस्तान। अभी हमें तो कुछ पता नहीं, हमें कोई कदर नहीं है पाकिस्तान की, कोई अहमियत नहीं पता। हम और चक्रों में पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में, इसमें उसमें, तो पाकिस्तान की कदर नहीं। वो और जज्बा था, वो और लोग थे, और फिर उन्होंने उसको, पहली जनरेशन हम तक तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया थ्रू आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर एंड फादर। अब आपको तो किसी ने नहीं बताया होगा, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, कि भाई ये पाकिस्तान बनाने के लिए। मेरी दादी तो हमें रात को लेट कर सुनाती थी, अच्छा CN चले उतों जलंधर तो ये फलाना इधर था, 2 को वो ले गया, 2 को वो ले गया, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। तो रोज़ाना हमें एक नई स्टोरी सुनाती थी। तो वो हमारे अंदर, मतलब वो जज्बा बाय डिफ़ॉल्ट एक किस्म के, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है।
अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा और किन एक्टर से आपकी मुलाकात हुई है? सलमान खान से भी आप मिले हैं? नहीं, सलमान खान से हाँ मैं मिला हूँ, लेकिन अबू धाबी में। अच्छा, मतलब कोई वो कैसी मुलाकात? प्रोग्राम करने आए हुए थे वहाँ पे, तो हमें भी इनवाइट किया हुआ था। आई थिंक वो क्रिकेट मैच था। अच्छा, उसके बाद वो फंक्शन था जो अरेंज किया हुआ था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। इसी तरह मेरे ख्याल में ये जो कपूर ब्रदर्स हैं, ये बहरीन काफ़ी आते थे। अच्छा, तो वहाँ पे थ्रू इंडियन फ्रेंड्स हुआ करते थे। अच्छा, ये धर्मेंद्र, जितेंद्र, इन लोगों से नहीं कभी मुलाकात हुई? नहीं, इनसे मेरे ख्याल में नहीं हुई, लेकिन ये शशि कपूर, ऋषि कपूर वगैरह इनसे हुई है। कभी बॉलीवुड जाने का दिल किया हो या कभी ऑफर आई? नहीं, मैं जाने का मतलब बचपन में शायद आई हो, लेकिन मुझे इतना नहीं था। हमारी मूवीज अपनी बड़ी अच्छी होती थी। कौन सी मूवी पसंद है आपको? जो होश में, मूवीज तो बहुत सी देखी हैं, ये नहीं कि मूवीज नहीं देखी, अब भी देखते हैं जब मौका मिलता है। तो जो पाकिस्तानी मूवी जिसने इम्पैक्ट किया, और वो इसलिए मुझे याद है कि वो हम छोटे थे, मतलब क्लास 4 में होंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, अरमान मूवी आई थी एक, पता नहीं आपने सुना, वहीद मुराद और ज़ेबा की मूवी थी वो। तो वो मूवी ने ऐसा इम्पैक्ट किया कि जब एक दिन वो था मैटनी शो था जो दिन के टाइम होता है, तो हम स्कूल बंक किया, छोटे छोटे थे हम, और जाके मूवी देखी और पकड़े गए। पकड़े भी गए? हाँ, पकड़े गए। 1964-65। वालिद साहब ने पकड़ा था? नहीं, वालिद साहब तो आगे थे, वॉर जोन में थे। अम्मी ने पकड़ा। अम्मी ने पकड़ा था? अम्मी ने भी नहीं पकड़ा था, लेकिन हमारे साथ एक होते थे घर पे जो काम करते थे, जो हमें लेने आते थे, ले जाने जाते थे। तो वो कहीं उस दिन गए हैं, क्वेटा में था, तो वो गए, तो हमारी बस खड़ी हुई थी ना, तो पता नहीं क्यों चढ़ गए हमारी बस पे, स्कूल बस होती थी। तो उधर उसने देखा हमारे बैग वहाँ पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा ये स्कूल गए में तो बैग यहाँ कैसे पड़े? खैर वो पता लग गया कि जी हमने बंक किया हुआ है। तो वो फिर उस दिन बड़ी डांट पड़ी थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं अब अब्बा जान को फ़ोन करती हूँ। उन दिनों में वो फ़ोन होते थे जो उसको ना चलते नहीं थे, इस तरह नहीं था ऑपरेटर वगैरह के थ्रू, वो आर्मी के एक्सचेंज के थ्रू ना लड़ाई लगी हुई थी। तो फिर बड़ा मैंने उसको मार भी खाई थोड़ी बहुत, और माफिया भी बड़ी मांगी कि नहीं आइंदा नहीं होगा ये। फिर आइंदा दोबारा तो नहीं किया? तो नहीं किया। फिर उसके फिर मैं वैसे बता रहा हूँ कि शौक बच्चों का जिस तरह होता है, तो एक्टिंग का शौक। फिर हमने कहा कि ज़ेबा जो है इसको किस तरह से देखें हम जाकर। तो अच्छा। एक दिन दोस्त से इकट्ठे हुए थे। ज़ेबा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मतलब ताल्लुक भी बड़ा रहा इनके साथ। मोहम्मद अली भी उसी तरह थे जिस तरह शत्रु था ज़ैन के साथ। तो ये देखिए ना, मेरे वालिद साहब के जाने के बाद भी बहुत अरसे तक, जब सेहत ठीक थी शत्रुघ्न सिन्हा, तो मेरी छोटी बहन की बर्थडे होती 25 को। अच्छा। तो वो हमेशा आया करता था कि ज़ैन की बर्थडे और मैंने आना है। तो ये ताल्लुक एक बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर उसको ये तो नहीं आप करते कि भाई ये और ये। हाँ, वो अपना जो स्टांस है वो अपना स्टांस है। तो एक्टिंग की ऑफ़र नहीं कभी आई? इतने ताल्लुकात रहे बॉलीवुड से? मेरे बॉलीवुड से क्यों? बॉलीवुड कौन सा, पाकिस्तान का या हमारा क्या है? हमारा लॉलीवुड है। लॉलीवुड है जी। तो लॉलीवुड से आई? बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है, लॉलीवुड का थोड़ा बहुत हो सकता था। थोड़ा बहुत हो सकता था। शौक था मुझे लगता है आपको एक्टिंग का? नहीं, शौक नहीं था। मैं स्टूडियो वगैरह देखने गए, हमारे एक दूर के अजीज थे, ही यूज्ड टू एक्ट इन द मूवी, छोटे रोल पे, उतना बड़े रोल पे नहीं, लेकिन उनके ताल्लुकात बड़े, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। तो मोहम्मद अली वगैरह के साथ थे, तो एक दिन हमें ले गए यूनिवर्सल स्टूडियो, जब हम छोटे थे, तो चलो दिखा के लाऊं। तो वहाँ इन सबको मिले, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात ही है कि मोहम्मद अली को मिल रहे हैं, ज़ेबा को मिल रहे हैं, दूसरों को मिल रहे हैं। अच्छा, ज़िया साहब ने ना मैंगो डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, और इंडिया कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है पाकिस्तान आने के हवाले से, तो अभी भी कोई डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कोई आप रेकमेंड करें? नहीं, हमारे थोड़ा सा ज़रा इसमें कोताही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर ये किया, अपने आर्टिकल्स लेकर आए और वो सारा कुछ किया। और डिप्लोमेटिक लेवल पे ना हम थोड़ा पीछे थे, वो थोड़ा आगे निकल गए। उन्होंने वर्ल्ड को कन्विंस कर लिया कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अपनी एट्रॉसिटीज, स्टेट टेररिज्म, उसको सबको दबा दिया उन्होंने। हमने उसको उस तरह उजागर नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। ठीक। तो अब ये इस वक्त जो है ना, वो ताल्लुकात ये हैं कि हम थोड़ा बहुत चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। अगर हम चाह भी रहे ना कि कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई बेहतरी आनी चाहिए, तो अब वो नखरे ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट्स को हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है नॉर्मलाइज करने की, कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से। मैं तो करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ।
मेरे वाले साहब चले गए थे क्रिकेट देखने इंडिया, और मतलब ही वांटेड टू कन्वे अ मैसेज टू द लीडरशिप देयर, तो बहाने से चले गए थे। तो क्या हुआ, अगर कहीं वो मिस फायर हो जाता, ठीक है ना, उस वक्त इंडिया वाज गोइंग टू अटैक पाकिस्तान, अगर उनके वापस आते और वो डरता ना राजीव गांधी और वो लड़ाई हो जाती, तो लोगों ने कहा देखो ये मैच देखने गया सी, तो उन देखो की हो गया, मतलब लोगों ने यही कहना था ना। लेकिन बट ही वाज सक्सेसफुल। वो आज तक के बड़े बड़े अमेरिकन अखबारों के अंदर हेडलाइंस लगी थी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो अभी भी करनी चाहिए, मैं तो समझ। बड़ा फ्रिक्वेंटली आना जाना लगा रहता था मोदी की हुकूमत के बाद, तो अब ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप समझते हैं इसको जारी रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए, लेकिन ऑन प्रिंसिपल्स यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। कैसे प्रिंसिपल्स आएंगे? हमारा एक कश्मीर के लिए स्टैंड है, तो वी शुड कीप आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। ओके, मतलब अपने आप इश्यूज़ को अगर पीछे, प्रिंसिपल्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो दैन लॉन्ग रन में नुकसान हो जाता है। अच्छा, आप मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत शुरू हो गई है। क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात किस तरह के रहेंगे? इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? इमरान खान को जेल से जिस दिन वो सोचेंगे कि मैंने आना है, तो मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता उन्होंने निकालना है। बात ये होती है कि जो कहा जाता है फैसला तो अदालतें करेंगी। नहीं, फैसला तो अदालतें ही करेंगी। मैं नहीं कह रहा कि फैसला अदालतें नहीं करती, लेकिन उस ज़माने में जब ये फैसले होते थे, उस ज़माने में मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होती थी। नवाज शरीफ साहब रहे कोई 2 साल अंदर, इतना ही कोई अरसा था मेरे ख्याल में। 1999 से लेके तो आई थिंक 2000 में वो गए, बाहर गए, 2000 के एंड में या 2001 था जो भी। तो बीच में उनको 2-3 दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली कि ही कुड हैव नेगोशिएटेड, ही कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड। बाहर से भी उनके साथ ताल्लुकात ज़्यादा थे लोगों के, तो कतर और सऊदी अरेबिया भी कुछ बरतानिया के MP से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको भी इसी तरह गुस्सा था जिस तरह खान साहब को गुस्सा है ना आपके वजह फ़ौज ने मुझे निकाला और मैं ये क्यों कर रहे, मैं नहीं बात करूँगा, मैं देखूँगा। फिर जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं काफ़ी हो गई है, आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे, तो देन विद इन अ मंथ ही वाज आउट एंड गॉन। तो यू मीन कि PTI को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? PTI तो कुछ भी नहीं है ना, बंदा तो एक ही होता है ऊपर जो है जी। PTI का खान साहब जिस दिन सोचेंगे कि यार टाइम ना हो, तो आई थिंक ही विल फाइंड अ वे। तो अगर वो कहेंगे नहीं मैंने लड़ना है मरना है, तो इसको मैं ये कहता हूँ तो कि ट्रम्प कार्ड चलाएंगे वो क्या? नहीं देखें, ऐसा कोई कार्ड नहीं होता। सऊदी कार्ड भी अगर आप कहें वो सऊदी कार्ड चला था, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हम लोग मान गए, लेकिन फिर क्या वो ले गए नवाज शरीफ साहब को। फिर नवाज शरीफ साहब उनके बगैर इजाज़ के वापस आ गए, वो फिर ले गए उनको 2010 में सितंबर में वो उनको ले गए। वो इसलिए, और फिर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि हम इसको ले जा रहे हैं, तो उन्होंने मियाँ साहब ने कहा, नवाज शरीफ ने उनको कहा, जो सऊदी थे जो कह रहे थे, उन्होंने कहा यार बेनज़ीर आ जाएगी, मुझे तुम ले जाओगे फिर क्या होगा? फिर एक ही सवाल पूछा उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा बेनज़ीर तो नहीं आएगी, तो यहाँ से परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं वो नहीं आएगी। वो कहा चलो नवाज शरीफ साहब आ गए। जिस दिन बेनज़ीर लैंड कर गई तो देन वी वर फोर्स्ड टू ब्रिंग हिम बैक। फिर सऊदी ने कहा अपनी ज़ुबान, हमारी तो एक ही चीज़ है, हमारी ज़ुबान है, आपने ज़ुबान दी थी, आपने ज़ुबान अपनी तोड़ दी, अब आए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप बुला लेंगे इमरान खान को? देखें, अगर वो कोई अपना किरदार प्ले करना चाहेगा तो करे, मतलब उसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा। लेकिन वो ये तो नहीं कहेगा कि इसको निकाल कर तुम वज़ीर आज़म बना दो, मतलब ये तो नहीं होगा ना। तो अगर ठीक है, अगर कोई, लेकिन आपको नहीं लगता खातिर खा आसरा है इमरान खान को, तभी तो वो एक रिजिडिटी नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई आसरा है, कोई डोनाल्ड ट्रंप का उसके साथ इतना कोई याराना नहीं था कि पर्सनल दोस्ती हो, और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फ्री इमरान खान की जो ट्वीट्स आती हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं तो है? नहीं, वो तो हमारे देखें ना, हमारे इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वहाँ पे देखें बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानियों का। अच्छा। जहाँ पे जो पाक पैक है, दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फंडिंग मशीन्स फॉर दी सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन। और वहाँ पे जो भी $1000 की फ़ंड कर देगा, वो फिर उसको घर पे खाने भी बुलाएगा, नाश्ते भी बुलाएगा। वो जाके जब कहेगा जी कि ये कर दो, तो वो फिर कर देते हैं उनको। तो फिर ये जो ट्वीट्स आते हैं फ्री इमरान खान, इनका जवाब हम यूँ ना दे दें फ्री आफिया सिद्दीकी? ये तो मतलब ये तो सबसे अच्छी बात है।
ट्रेड ऑफ अगर करना है तो इसको वहाँ भेज दें, उसको यहाँ ले आए, मतलब ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करती। हाँ, अगर ट्रम्प चाहेंगे कि कोई मीडिएटरी रोल प्ले करना चाहते हैं तो ही शुड डू इट। इसमें कोई खौफज़दा होने वाली बात नहीं है कि ट्रम्प ने कहना जी चलो जी तुम आउट और ये इन, इस तरह नहीं होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता। अच्छा, इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं और अलायंस के लिए आपको कन्विंस करते हैं, मान जाएंगे? देखिए, हमारी कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है। देखिए, जो चीज़ें सही की उन्होंने, और मैंने कोशिश की 5 मार्च से लेकर और 9 अप्रैल तक जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई कि किसी तरह से एक पैचअप हो जाए। और मुझे नज़र आ रहा था कि ये आगे जाके जो होने जा रहा है इससे पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज सारी जमातें छोटी मिला के 16 जमातों का एक मजमुआ बना के आप एक चलती हुई हुकूमत को हटा के उनको लाकर बैठा दें, रजीम चेंज जिसको कहा जाता है, तो इससे आगे जाके मुल्क को बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस। मैंने मतलब टुक दी मतलब इनिशिएटिव, मैं कहूँगा मैंने जाकर उनको समझाया खान साहब को कि ये फारग होने लगे हो, कोई हिकमत अमली ठीक करें। कोई हिकमत अमली सजेस्ट किया आपने? हाँ, मैंने सजेस्ट की थी तो फिर बात बनी नहीं ना आगे। मैंने उन्हें कहा था कि बात करें, जाएं मिले जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कोई नाराज़गी है तो उसको दूर करें। तो वो मिले भी थे, आपके कहने पर ही मिले थे? नहीं, वो मिले ऐसे कि ऑफिशियली मिले ना, मतलब ऐसे नहीं मिले कि भाई घर जाके मिले बात करने के लिए उस तरह से। मतलब बातें हुई उस तरह से, 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे बताया भी कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई। मैं यही कहता रहा कि मुलाकात अच्छी नहीं हुई है, मतलब एक फंक्शन के दौरान हुई, अलग बैठ के उस फंक्शन के बाद तो वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, आप जाएं, फ़ोन उठाएं, उनको फ़ोन करें, उनके घर जाएं, बैठ के खाना खाएं और वहाँ बैठ के बात करें उनसे। झुक कर थोड़ा सा झुकना पड़ता है, आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। इसमें झुकना नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्या, पाकिस्तान से ऊपर हो, दिस इज़ अपनी अना को थोड़ा सा मतलब मुल्क से नीचे लाना चाहिए। बिल्कुल। तो उस वक़्त अगर इलेक्शंस अनाउंस कर देते, जो बाद में खान साहब को ऑफ़र भी दी थी इन्होंने मई में जाके, पहली लॉन्ग मार्च से पहले, तो आज हालात यहाँ पे बहुत डिफरेंट होते मुल्क के अंदर। ये मुहाजरा ही ना होती, ये मतलब आपस में एक दूसरे के गले ना पड़ रहे होते, ये नफरत अंगेजी ना, मार कुटाई ना होती। अच्छा, कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान की सियासत को बुशरा बीबी ने ख़राब किया, इन्फ्लुएंस किया। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनको मिला ही कभी नहीं। अगर मैं उनको मिला होता तो मैं बता देता कि भाई कि कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। तो मतलब ये तो हेर से है ना, मतलब मैंने आपको बताया, आपने उसको बताया, बट नोबडी नोज कि क्या बात है। लेकिन फैसलों की नौयत से अंदाज़ा तो होता है कि किस किस्म की इंटरप्शंस हैं। एक बात है कि देयर इज़ सम इन्फ्लुएंस, मैं नहीं कहता कि बुशरा बीबी का है या किसी का है, विच टर्न्स हिम अराउंड। यानी वो अगर मैं जाऊँगा कोई बात करूँगा और वो हाँ कर देंगे तो कल को कोई ना कोई जाकर उनको कहता है नहीं यार ये ठीक नहीं है, इस तरह। सुपरस्टिशियस हो गए हैं, कुड बी, आई डोंट नो। तो इन्फ्लुएंस कैसा? हाँ, इस किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है कोई। मैं नहीं कह रहा कि उनकी वाइफ कहती है, मगर कोई ऐसा और बंदा होगा, कोई बहन हो, कोई और हो जो जाके कहता हो। और मसला वही है मैं जो बता रहा हूँ ना, नैरेटिव को कन्वर्ट नहीं कर सक रहे, ठीक, पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपके ख्याल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है नैरेटिव? नैरेटिव देखें, नैरेटिव 2 तरह का होता है ना। आप बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है कि नहीं, आप मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी कर सकते हैं। आप बहुत पॉपुलर हैं, आपका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप आग लगवा सकते हैं जिना हाउस में से लेकर और जहाँ जहाँ भी लगवाना चाहें। आप लॉन्ग मार्च करवा सकते हैं, आप वहाँ लोग तो मोहब्बत से जाते हैं ना, पॉपुलैरिटी की वजह से। तो उससे बेहतर है कि आप कहें जी कि मैंने अपनी पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करना है, तो रास्ता बनाएं, उनसे बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठें, कोई इलेक्शंस को थोड़ा पीछे ले आएं, ठीक, कोई और मतलब रास्ता निकाल लें कि इफ़ यू आर अ पॉपुलर लीडर तो पीपल विल वोट फॉर यू। ये बताइए 2025 में अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आप कबल अज़ वक्त इलेक्शंस देखते हैं? तो पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है, अगर बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर हटदर्मी करेंगे, क्या लगता है इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो फिर हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर सकेगी? जब वो अपना ज़हन बना लेंगे कि अब मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, बातचीत करनी है। देखें, जब आप एक नैरेटिव आपका बन गया, एक पॉपुलैरिटी आपकी है, अगर इसी खौफ में रहोगे ना कि मैं अगर ये कर लूँगा
तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, मैं ये कर लूँगा तो मेरा नैरेटिव नीचे आ जाएगा, देन यू आर गोइंग नोवेयर। कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल मतलब एक स्टेज पे आप पहुंच गए यार, अब प्लेटो लेकर आए, यू आर अ लीडर नाउ, बिकम अ स्टेट्समैन, ठीक है ना। मतलब क्या वजीर आजम बन के उतर गए, फिर बन जाते हैं कोई, मतलब जो बन जाता है उतर भी जाता है। आप एक लेगेसी छोड़ के जाएं, एक नाम छोड़ के जाएं, ठीक, आप बड़े बने, आप कहें यार मैं मुल्क की खातिर आओ बैठो मेरे से बात करूँगा। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई इमरान खान से? नहीं, अभी जब से जेल गए मेरी नहीं हुई। अच्छा, मिलना चाहेंगे आप? कोई मशवरा देना चाहेंगे? अगर वो मिलना चाहेंगे तो मैं भी मिल लूँगा, ऐसी कौन सी बात है। ठीक, अगर वो चाहेंगे कि भाई मिलना है तो एक पैगाम दे दें, मैं इजाज़त लेके चले जाऊँगा मिलने के लिए। अच्छा, नवाज शरीफ के आप बहुत करीब रहे हैं, तो फिर राहें कैसे जुदा हो गई? देखिए, नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी शख्सियत इन द सेंस के वज़ेदार आदमी है, मतलब अगले की इज़्ज़त एहतराम सब कुछ करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो प्रॉब्लम होता है ना, इनको किसी न किसी कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा। जो भी लीडर पाकिस्तान के आए ना, उनको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, फिर कोई जाके जो लोग देखते हैं ना कि यार ये शख्स की पॉपुलैरिटी है, इसके वालिद की वजह से लोग इससे मोहब्बत करते हैं, ये नवाज शरीफ के बड़ा करीब है। नवाज शरीफ में बहुत करीब था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मेरी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन अगले जाके कान में कहते थे ये थोड़ी जगह लैन लगे। मतलब वो ये अगर आप में हौसला नहीं है उस स्टेज पे पहुंचने के बाद, तो आप फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हौसला मेरिट के बेस पर होना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अपने अपने डिपेंड करते हैं ना। अगर मतलब मैं बैठा हुआ हूँ उस पोजीशन पे और मैं यही डरता रहूँ कि ये मेरी जगह ले लेगा या ये ले लेगा और इसको निकाल दो। अच्छा, अभी जगहों की बात हो रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वजीर आजम बनने आए थे, वजीर आजम तो भाई बन गए, बेटी वजीर आला बन गई, क्या उनके साथ धोखा हो गया? उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया, इसलिए वो इतनी खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। अच्छा, तो खामोशी की ये वजह है? मुझे लगता है कि ये वजह। बेटी ने भी धोखा दिया? नहीं, बेटी ने धोखा नहीं दिया, ये तो उनकी ख्वाहिश थी बड़ी, मतलब नवाज शरीफ साहब की, और वो चाहते हैं कि इस बेटी को आगे लेकर जाएं, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी। तो अभी ये रिश्ते मसलहत के तहत चल रहे हैं? नहीं, देखिए, लाजमी बात है कि वो जब आए थे तो नारा तो उन्हीं का लग रहा था ना कि ये वजीर आज़म आएंगे, और फिर ऑल ऑफ अ सडन देखा कि भाई ने जगह ले ली उनकी, तो लाजिम बात है उनको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फील हुआ होगा। नहीं, झटका लगा होगा। कॉम्प्लेक्स मैं नहीं कह रहा, मतलब बट ही इज अ लीडर नाउ। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई? नहीं, मैं नहीं समझता कोई कभी कोई देखे ना, आप किसी को पॉलिटिक्स से जब तक ज़िंदगी है और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, माइनस नहीं कर सकते। लोग जब मोहतरमा हटी तो कहा जी ये गई, अब केसेस बन गए, ज्वेलरी निकल आई, सारे माल आ गया, उन्होंने कहा जी अब ये नहीं आ सकती, मार्शल लॉ लग गया चले। नवाज शरीफ साहब जगह सब ने कहा जी उन्हें नहीं आना, ठीक है ना। आफ्टर 8 years or 7-8 years he came back and became the prime minister of the country। अच्छा, भले वक्तों की बात है, फोकर जहाज़ में बैठ कर एक ख्वाहिश हुई थी कि नीले गुंबद से आते हुए चने ले आना, ये क्या किस्सा था? ये तो मियाँ साहब की खाने पीने का तो बहुत शौकीन है वो। ये हम जा रहे थे, शेख रशीद जेल में थे भावलपुर। अच्छा। और उन दिनों में ये फ़ोन नहीं होता था, ये इतना बड़ा फ़ोन होता था। अच्छा। और वो कभी कभी जब फोकर नीचे आता था ना तो सिग्नल्स आ जाते थे। अच्छा। तो वहाँ मैं ख्याल रास्ते में थे हम लोग, काफ़ी लोग, फोकर तकरीबन अपना ही था। अच्छा। मतलब कोई चंद एक पैसेंजर होंगे। तो उन्होंने कहा जी लाहौर कितनी देर रुकना? उन्होंने कहा इतनी देर रुकना, चने खाने उस फलाने थे। वो बड़ा मशहूर है अभी भी वहाँ, मतलब मैं तो उसको बचपन से गुलाम रसूल आई गेस। हाँ, मतलब हम तो वहाँ रहे ना, मतलब नीला गुंबद में बड़े हुए। हमारी मेरी पुप्पी थी वहाँ रहती थी, तो मैं तो बचपन से वहाँ रहता रहा हूँ, स्कूल यूनिवर्सिटी के ज़माने से। तो हम गुलाम रसूल के तो वो चने खाते रहे। तो वो फिर वहाँ फ़ोन किया घर के, जाके लेके तो एयरपोर्ट पे पहुँचाओ, लेकिन वो जहाज़ उड़ गया था, लेकिन वो पहुँचे नहीं थे वहाँ पे चने। भिंडी भी स्पेशल मंगवाई जाती थी। वो जरदारी साहब को शौक है भिंडियों का। और मतलब ये तो अच्छा। आप भी फूडी हैं, क्या पसंद है आपको खाने में? मैं हर चीज़, मतलब खाने में हर चीज़ पसंद। कभी खुद कुकिंग की आपने? बहुत। बाहर रहने वाले तो फिर करते ही हैं। मैंने कुकिंग भी की और मैंने अपनी वाइफ को कुकिंग सिखाई भी। अच्छा, रियली? तो मुझसे बहुत माहिर है वो, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत जानता था तो उसको मैं कीमा बनाना, आलू कीमा बनाना। आपकी वाइफ को नहीं आता था खाना बनाना? शी वाज टू यंग एट दैट टाइम व्हेन वी गॉट मैरिड। तो शादी पसंद की थी आपकी? 90%। 90%? 100% ही कह ले। 10% अरेंज थी ना। वो 10% अरेंज किया गया। कहाँ देखा, कैसे पसंद आई?
पसंद ऐसे आई कि पहले देखा एक क्रिकेट मैच था। अच्छा, वो मैच देखने आई हुई थी? तो VIP एनक्लोजर में। ओके। तो मैच देखने आई हुई थी, वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद ईद मिलन थी। अच्छा। तो वो वहाँ आई हुई थी, वहाँ देखा। फिर एक दो लोगों से पूछा, फिर अपनी अम्मी को ये सब अभी तक एक तरफा चल रहा था? हाँ, एक तरफा था। ओके। हाँ, मेरा ख्याल है एक तरफा था, लेकिन वो कहती नहीं हमने भी देखा था। अच्छा। तो आंखों आंखों से मुलाकात थी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया। अच्छा। देन आई थिंक फिर आपने अम्मी को बताया, इज़हार मोहब्बत नहीं किया पहले? नहीं, उस वक्त ये ऐसे काम नहीं किया करते। डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया? डायरेक्ट रिश्ता नहीं, फिर हम मुलाकात हुई, फिर हम बैठे किसी के घर में। ओके। किसके घर में बैठे थे? मुलाकात हुई थी, वो थे जनरल थे सगीर। ओके। उनके ही वाज एट दैट टाइम आई थिंक मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। उसको कौन थे प्रेसिडेंट, अपना फजल आई चौधरी। अच्छा। और उन दिनों में फिर वहाँ कहीं मुलाकात हुई वो उनकी अम्मी से। फिर उसके बाद उनके जनरल साहब आए, वाले उनके बड़े सख्त थे। वैसे मेरे साथ तो बहुत प्यार किया उन्होंने सारी उम्र। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, शॉर्ट इंटरव्यू पूछने के लिए। तो उन दिनों में बाल लंबे थे और बाहर रहते थे, तो मतलब इसी तरह। तो फिर उसके बाद हाँ हो गई। फिर हाँ के बाद साल लगा मेरे ख्याल में। फिर अच्छा, पहले एंगेजमेंट हुई, फिर साल बाद? पहले एंगेजमेंट हुई। जब एंगेजमेंट हुई तो मैं लंदन में था, तो मेरी अम्मी वगैरह गए थे सब अंगूठी पहनाने के लिए। अच्छा, तो फिर बातचीत होती थी बीच में आपकी? हाँ, फिर खतों किताबत होती थी। खतों किताबत? खतों किताबत। कोई खतों के अल्फाज याद है आपको? नहीं, कोई शेर व शायरी? शायद उसने रखे हो कहीं संभाल के। और फ़ोन पे बहुत कम बात होती थी। वो कहते हैं ना, अ मैन इज़ अ लकी इफ़ ही इज़ द फर्स्ट लव ऑफ अ वुमन, एंड द वुमन इज़ लकी इफ़ शी इज़ द लास्ट लव ऑफ अ मैन। तो अच्छा। ये वो लास्ट ही थी? उससे पहले भी कोई थी या उससे बाद में भी कोई? नहीं, अब पहले की बातें तो बिल्कुल वो कर ही नहीं सकते ना। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बीन लाइक नाउ ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स। अच्छा। तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो आदमी कहते हैं ना कि यू आर इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो बॉटम में होती है औरत, उससे ऊपर भी बहुत सी होती हैं। नहीं ऐसा कोई मामला नहीं था? शी इज टोटली इन माई हार्ट। शी इज माई हार्ट। हाँ, शी इज माई हार्ट। तो इसमें उनकी कोई शक हुकूमत है नहीं दिल है। पे आपके? हाँ? उनकी हुकूमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि कोई गुड अंडरस्टैंडिंग यही होता है। और हमारी देखें ना लाइफ भी, मतलब आई रिग्रेट ना, ज़िंदगी में मैं अगर कोई रिग्रेट करता हूँ ना, तो मैंने केम बैक टू पाकिस्तान। पॉलिटिक्स में मैं इतना बिजी हो गया कि बच्चे इतने जब स्कूलों में डाले, और वो अब उनकी शादियाँ वादियाँ भी हो गई हैं। तो मतलब वो टाइम नहीं मिला जो हमें अपने पेरेंट्स के साथ मिला। ठीक है ना, कभी एक दिन हम लाहौर हैं, एक दिन कराची हैं, एक दिन जेल में हैं, एक दिन बाहर हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई रिग्रेट। आई थिंक कि शुड हैव स्पेंड मोर टाइम। तो हम छुट्टियाँ वुट्टियाँ इकट्ठे करते रहे, ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब भी मतलब उसी तरह है। लेकिन वो जो पीरियड था ना, एकदम बस ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं लगा। अच्छा, ज़ैन जो आपकी छोटी सिस्टर हैं, उनके बारे में कभी फ़िक्रमंद होते हैं? मतलब आपके वालिद साहब ने भी, आपके वालिदा ने भी उनकी अपब्रिंगिंग में कोई उस तरह से कमी ना छोड़ी, तो आपको फ़िक्र तो होती होगी कि आपके बाद फिर कौन? देखिए, ये तो पता नहीं है, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो बड़ा अपने आप को उसने बड़ा सेट रखा हुआ है। यानी उसकी बहन बनी हुई है, उसकी नर्स थी वो, शी लव्स हर मोर देन प्रॉब्ली शी लव्स अस। और इंडिपेंडेंट है, गाड़ी अपनी, ड्राइवर अपना, पोर्शन अपना, घर वही है। तो अभी हम लाहौर में, वो वहाँ पर अकेली है। और कभी कभी इंडिया चली गई अकेली। अच्छा, इंडिया से कोई ख़ास मोहब्बत है उनको? नहीं, उसको शत्रु से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने भी बहुत किया ये, इसको इंडिया जब लेकर गए तो वो बताती है, बस तस्वीरें भी देखी, इंडिया के एक बड़े अंग्रेजी के अखबार में उसका इंटरव्यू भी आया था वहाँ पे। अच्छा। कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो। और ये सारे एक्टर जो है, कोई नाश्ते पे बुला रहा है अमिताभ बच्चन से, शाहरुख खान, कोई खाने पे बुला रहा है, किसी की मूवी का इफ्ताह हो रहा है, इसने जाके वो नारियल तोड़ा वहाँ पे जो करते हैं वो इफ्ताह के लिए। फिर बीच में वो फौत हो गए, जोश चोपड़ा या कोई,
तो उनके फ्यूनरल पे गई। अच्छा। हाँ, बड़ा इसने अकेले दो दफ़ा या 3 मरतबा फिर दिल्ली गई, अजमेर गई, अपना अकेले सारा सैर करके आई। अच्छा, ज़िया साहब ने उनको एक हाथी भी गिफ्ट किया था, वो क्या किस्सा था? वो अतर मनीला साहब को ज़्यादा पता है उसके बारे में। ये रिसेंटली उसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान ने श्रीलंका से अगवा करवाया। अगवा करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं यही बात करना चाह रहा था आपसे। आपने खुद ही, मैंने इसलिए कहा जरा जो है वो मैंने कहा उनसे पूछे जाके कि आप किस पोस्ट पे बैठे हुए और आप क्या बात गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि उसको हाथी पसंद था। अच्छा। उसने वो मूवी देखी थी हाथी मेरे साथी। अच्छा। हाँ। तो उसको हाथी पसंद था। मेरे अब्बाजान गए श्रीलंका ऑन अ स्टेट विजिट। ओके। जिस तरह यहाँ पे सऊदी आते हैं, नवाज शरीफ हों, मेरे वालिद हों, उनको कैटल, हॉर्सेस, साहिवाल की गाय क्या कहते हैं, जो भी भैंसें जो भी, और घोड़े उनको तोहफे में देते हैं, वो लेके जाते हैं, बाद में C-130 छोड़ने जाते। इसी तरह उन्होंने हाथी गिफ्ट किया है। अच्छा। इट वाज नॉट फॉर जनरल ज़िया, इट वाज फॉर पाकिस्तान। ओके, ठीक है ना। वो आया, यहाँ लैंड किया, 5 मिनट के लिए एक सेरेमनी ये हुई कि मेरे वालिद ने छोटी को कहा कि अपनी आंखों में पट्टी बांधो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। अच्छा। तो उसको ले गए उंगली पकड़कर और उसने हाथ लगाया, उनका क्या है ये हाथ। फिर उसने आंखें खोली तो हाथी, ठीक है ना, इतना बच्चा था छोटा सा। और फिर वहाँ से वो जू में चला गया। सूजी। हाँ, वो जू में, अब तो बेचारी फौत हो गई। तो उन्होंने ये अभी रिसेंटली एक फंक्शन में जाके ये फरमाया कि ये हाथी जो है जनरल ज़िया ने अगवा करवाया, किडनैप फ्रॉम श्रीलंका, ब्रॉड टू पाकिस्तान, केप्ट एट होम, और जब बड़ा हो गया तो उसको जू में भेज दिया। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने भी उसका जवाब भी दिया और ट्विटर पे आप देख लेना, मतलब कि मैंने उनको कहा कि हम लोग भी, पाकिस्तान भी बहुत से कैटल और घोड़े देते रहे बगैर अगवा किए जो डिग्नेटरीज आते हैं यहाँ पे। ठीक। तो ये इस किस्म की बातें देखें ना, पाकिस्तान के लिए करना, और 40, 45, 50 साल के बाद इसका जिक्र करना। 40 साल हो गए होंगे इस वाक़े को, तो 36 साल तो हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए। हाथी पता नहीं कब आया था पाकिस्तान में, और मतलब ये बात करने का तो क्या, मुझे ये नहीं समझ आई। बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? यस। अच्छा, आपके भी बड़े महंगे महंगे शौक हैं, विंटेज गाड़ियों का आपका शौक है, ये तो बड़ा महंगा नहीं है? नहीं, विंटेज गाड़ी आज तक रखी कभी नहीं पाकिस्तान में, बाहर रखी थी जब मैं जॉब कर रहा था, तो पाकिस्तान में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। तो अभी कोई ऐसी गाड़ियाँ आपके पास हो? नहीं, मेरे पास है, एक मेरे वालिद साहब की है, जो जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने भिजवाई थी उनको, 1986 की मर्सिडीज़ है। तो वो अब विंटेज होने वाली है। इट विल बी नाउ विंटेज कार, और उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी एकदम। वो मैंने रखी भी है, वो संभाल के रखेंगे। बहुत से दोस्तों ने मुझसे मांगी है, मतलब कि ये हमें दे दो, हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो गाड़ियों का शौक तो आपको है, तो और गाड़ियाँ नहीं आपने रखी हुई, आज की हो, लेटेस्ट हो? नहीं, मतलब है अपने जो चलाने वालाने के लिए, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि शौक की वजह से। कितनी गाड़ियाँ? कितनी है मेरे पास? 2 गाड़ियाँ। अच्छा। एक लोकल चलाता हूँ, और एक जब मैं, क्योंकि वो पेट्रोल बहुत महंगा है, तो जब मैं हल्के में जाता हूँ तो उसमें जाता हूँ, मतलब लैंड क्रूजर में। और मेरे पास ऑडी है जो लोकल। इसके अलावा और क्या क्या शौक पाल रखे हैं? कोई बाहर कोई एडवेंचर्स किए? किसी ज़माने में शौक हुआ करते थे, सूट्स के, घड़ियों के, जूतों के, हर किस्म का शौक हुआ करता था। लेकिन अब इतना वो कोई नहीं है। अब घड़ी भी ये पहन ली है जो पता लगे कितनी कैलोरीज बर्न की है। तो वो सारी रख दी हैं अब, जितनी शौक की थी। तो लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज हैं ये, और होनी भी चाहिए। मतलब अपना क्या लग्जरी, बस शौक जो है अपना वो है, ट्रैवल करने का शौक है, खाने का शौक है। तो इसलिए हम ट्रैवल करते रहते हैं, कभी लंदन चले गए, कभी दुबई चले गए, कभी कहीं और चले गए। स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग नहीं की फिर आपने? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत था, लेकिन मुझे वो इन चीज़ों का शौक नहीं है, रोलर कोस्टर टाइप चीज़ें जो होती हैं ना। मैं बहुत डरता हूँ। बच्चों को जब लेके जाते थे कभी डिज्नी वगैरह बचपन में, तो वो जाते थे, मैं कभी नहीं उस पर गया, रोलर कोस्टर वगैरह पे या इन चीज़ों पे। सियासी स्कूबा डाइविंग ही ठीक है, वो ठीक है, वो सब तक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।